Hi guys, welcome to True Guru Learning, and in this video we are going to cover the topic of salient features of the Indian Constitution. This is the chapter number 3 of the book M. Lakshmikant. Okay, so let's start. अगर हम देखें सैलियन फीचर हैं क्या एक्चुअली में, मतलब क्या फीचर्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, सो वी जनरली अंडरस्टैंड फीचर्स क्या क्या हैं. ओके, यही हमें समझना है. ठीक है, अगर हम कुछ जनरली फीचर्स देखें जैसे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया में इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ठीक है, इससे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं दुनिया में. ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, जो कि पता है बड़ा कैसे बना, ये बहुत सारी कंट्रीज से कुछ ना कुछ लिया. जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यूएसए से ले, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ईरीज से लिए. ठीक है, तो इस तरह से वेरियस सोर्सेज से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ, यूके से कुछ. ठीक है, तो तब जाके ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है. ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में हमारा. तो इसके रीजन भी हैं, जैसे कि हम जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो वास्टनेस ऑफ द एंड दिस डाइवर्सिटी. सो वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी, मतलब कि कंट्री कितनी ज़्यादा वास्ट है, कितनी ज़्यादा बड़ी है. ओके, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है. और इसकी डाइवर्सिटी मतलब कि कितने सारे लैंग्वेज, रिलीजन्स, कल्चर्स कितने सारे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा सबके लिए ही देखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको इक्वल राइट्स मिले, सब मिले. और इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखें जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, जो कि पूरा स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इस पे बना हुआ है. ओके, क्योंकि बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट इस एक्ट से लिया गया है. ओके, एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बोथ सेंटर एंड स्टेट, बिकॉज अगर स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते तो शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन छोटा होता. ठीक है, जब क्योंकि अब ये सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसलिए बड़ा है. ठीक है, ये कुछ इसके फैक्टर्स थे बड़ा होने के. ठीक है, जैसे कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ठीक है, द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर पूरा इस पे बना हुआ है 1935 एक्ट पे. फिलोसफी पार्ट फंडामेंटल राइट यूएसए से, डायरेक्ट प्रिंसिपल इरिस से, मतलब आयरलैंड आज के डेट में. सो इस तरह से वेरियस सोर्सेज से लेके बना है, इसलिए बहुत लैंड लिया. पॉलिटिकल वाल ब्रिटिश से लिया गया है. ठीक है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक नया फीचर्स आ गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही उतना फ्लेक्सिबल है ना ही उतना रिजिड है जितना यूएसए का, ना ही फ्लेक्सिबल है इतना जितना यूके का. ठीक है, नेदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बीच में आता है. मतलब अगर हम रिजिड और फ्लेक्सिबल को दोनों को मिला दें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. ओके, तो हमारे कुछ जैसे प्रोविजंस है जो कि अमेंडमेंट हो सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, अंडर आर्टिकल 368. ठीक है, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से, कुछ सिंपल से, तो हमारा रिजिड नहीं है ना ही इतना फ्लेक्सिबल कि एकदम से हो जाए. ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ मेजोरिटी की बात करें जो कि अमेंडमेंट होता है. ठीक है, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, एक होती है इफेक्टिव, एक होती है एब्सोल्यूट. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी एक होती है सिंपल. ओके, सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, 50% प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग. सपोज करो अगर 10 मेंबर प्रेजेंट हैं और 5+1, ये एक तरह से जनरली मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक. ठीक है, तो 50% ऑफ द मेंबर प्लस 1 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग. स्पेशल मेजोरिटी जो होती है 2/3, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग. ओके, आर्टिकल 368 deals with the amendment of the constitution. Okay, 2/3 of the member present in voting, 50% participant, total strength of the house. प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट वोट, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है. ठीक है, ऑफ द हाउस. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. ओके, एंड इफेक्टिव की बात करें, इफेक्टिव मेजोरिटी जो होती है 50% प्लस 1 ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, मतलब कितने लोग हैं. ओके, एब्सोल्यूट की बात करें 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. तो ओके, एंड फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बेस. ठीक है, जो फेडरल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि 2 गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट और सेंटर की अलग गवर्नमेंट दे दी गई है. ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर है, पावर शेयर की गई हैं. ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ये शो करता है कि भाई नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपको भी वजूद है. ओके, आप सेंटर चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, आपके खिलाफ कुछ गलत नहीं कर सकते.
स्टेट्स के। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी दी है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी नेता को, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वह होगा, ना कि कोई भी पार्टी बने, होगा वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ओके। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, समझ रहे होंगे इंडिपेंडेंट। बाई कैमरलिज्म, ओके। स्टेट में भी 2 हाउस दिखे। यूनिटरी ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनिटरी फीचर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस में सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वैसे भी सेंटर्स को ज़्यादा पावर दी गई है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजन एंड सो ऑन। यूनिटरी में हम दिखाएंगे फीचर जो कि यूनियन को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, ओके। फेडरल में क्योंकि इक्वल दिखाते हैं कि हाँ फेडरल है, ओके। एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 5वां फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ओके। जो प्रिंसिपल है पार्लियामेंट का, ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, बट प्रेसिडेंशियल डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन 2 ऑर्गन्स। ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये सेपरेशन करता है पावर का, वहाँ पे कोऑपरेशन होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पे यूके की पार्लियामेंट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है इसे, कैबिनेट गवर्नमेंट कहा था क्योंकि यहाँ कैबिनेट होती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए कहा था कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ओके। एंड साइंथिसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी, साइंथिसिस पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशरी। स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ एससी इज नैरो। स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई भी एक्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो उसको देखती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ऐसा ही है ना, जैसा पार्लियामेंट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बना है ना। तो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नैरोअर देन दैट ऑफ एग्जिट्स इन यूएसए, यूएसए से कम है लेकिन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द यूएसए प्रोवाइड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ओके। इसमें पीपल्स को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, ओके। डेट ऑफ द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही है, ओके। कंटेन इन द आर्टिकल 21। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है, ये किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, इंडिपेंडेंट है। फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑल्सो सस्पेंड आर्टिकल 20 एंड 21। फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो कि इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाते हैं, बट आर्टिकल 20 21 नहीं होता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि स्टेट को ध्यान में रखना चाहिए जब कोई लॉ बना रहे हो। पार्ट 4, जैसे कि जो सोशलिस्ट है, गांधीयन है, लिबरल इंटेलेक्चुअल है, पार्ट 4 में है ये डीपीएसपी। इन मिनेर्वा मिल्स के 1980 एससी हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड इन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डीपीएसपी, ये मिनेर्वा मिल केस में कहा था। फंडामेंटल ड्यूटीज, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड द फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रोवाइड किया ही नहीं गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी नहीं, ठीक है। बट एडिड बाई 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 1976 को ऑन द रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह की कमेटी आई थी, इन्होंने ही कहा था कि भाई ये उनकी रिकमेंडेशन थी। बट 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडेड वन मोर ड्यूटी, एक ड्यूटी और ऐड कर दी, पार्ट 4 आर्टिकल 51 स्पेसिफाई फॉर, ठीक है। पार्ट 4 आर्टिकल 51 स्पेसिफाई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि पार्ट 4 में आर्टिकल 51A में है। ए सेकुलर स्टेट है, कोई भी रिलीजन हम होल्ड नहीं करते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसी को भी, न्यूट्रल है इसमें। द टर्म सेकुलर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 इन द प्रीम्बल, ओके। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई 1989 में बाय द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, ठीक है, नॉट लाइक यूएसए जैसे कि हर स्टेट की अलग होगी एक। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं, यूपीएससी, एसपीएससी, इलेक्शन कमीशन, जो कि अपना वर्क करती हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ओके। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं जिसमें कि सेंटर को बना दिया जाता है पूरा पावरफुल,
ओके, देश की सिक्योरिटी के लिए। नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ द बार और एक्सटर्नल ऑपरेशन, जब बाहर से लड़ाई हो किसी देश से जब लगती है नेशनल इमरजेंसी और आर्म्ड रिबेलियन, आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब कोई स्टेट अगर फेलियर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो सिस्टम है उसको नहीं चला पाता तो आर्टिकल 356 लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। या फिर फेलियर टू कॉम्प्लाई डायरेक्शन ऑफ द सेंटर की डायरेक्शन ना चले तो भी आर्टिकल 365। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360। ओके, इसमें भी इन तीनों में सेंटर ऑफ हो जाती है। 3 टायर गवर्नमेंट भी है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैव एडेड ए 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट नॉट फाउंड एनी, किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि नहीं मिलती है। और इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि तुम जहाँ से पंचायती का पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट किया है। ओके, तो तुम इसे देख सकते हो। और अब बात करें 17 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 17 फीचर आ गया हमारे उसमें। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 gave a constitutional status and protection to the cooperative society. It made a right to form a cooperative society is a fundamental right. Article 19 ये fundamental right बना देगा, included a new DSP on the promotion of the cooperative society. Article 43B ये DPSP में भी ऐड कर दिया गया कि भाई ये प्रमोशन करोगे तुम इसका। Added in the part 9th B, part 9th की B में आर्टिकल 243 ZH। ओके, 243 ZT। ओके, अब ये बताओ 243 और 243 ZG ये कहाँ के आर्टिकल है? मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, तुम बताना इसको कमेंट में। ठीक है, ये ZG फिर ZH से लेके ZDT तक तो चलो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। ZH से लेके उससे पहले म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं, उससे पहले फिर और 243 O तक, 243 टू 243 O तक ये पंचायती के हैं। 243 POP से लेके ZG तक ये म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं। एंड 243 ZH से लेकर GH आ गया ना, तो ZH से लेकर 243 ZT तक ये आ गए तुम्हारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अच्छा, इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया इतना बढ़िया बनाने के बाद भी कि दुनिया का सबसे सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन मुझे लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर आप USA कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो ओनली 7 आर्टिकल्स हैं उसमें, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया। जैसे कि किसी ने कहा कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये बोरोड है। भाई बोरोड तो है, कितनी कंट्रीज से हमने लिया है, बट हमने अच्छी चीज़ें ली हैं ना। अगर हम वहाँ से नहीं लेते और हम खुद अपने आप से बनाते तो भी तो ये फीचर्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखते ना। बट एक्चुअल में उन्होंने ले लिया था पहले ही ये फीचर्स, तो अब इसे बोरोड कह सकते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट कि पूरा का पूरा 1935 के एक्ट के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ा पोर्शन लिया गया था स्ट्रक्चर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का। एन इंडियन और एंटी इंडियन, क्योंकि बनाने वाले जो भी थे उनकी पढ़ाई बाहर से थी। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अनगांधीयन मतलब गांधी जी की फिलोसफी पर नहीं है, जबकि मुझे लगता है यह है पंचायती राज। लेकिन वो चाहते थे कि इंडिया में ही हो, इंडिया के लिए ही हो, किसी बाहर से हम संबंध ना रखें। एलिफेंटासाइज है, बहुत बड़ा है। हाँ भाई, बड़ा तो है। देखो एलिफेंटासाइज को भी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। पैराडाइज ऑफ लोअर, मतलब कि लोअर की पैराडाइज थी, क्योंकि लोअर सारे बनने वाले लोअर से थे। तो ये था पूरा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होप यू वुड अंडरस्टैंड बाय दिस, एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग मोर इंटरेस्टिंग, बट आप इसको रीड कर लेना जो कि शेड्यूल्स इस चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सब ऐड कर लेना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हुई।